हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो लेक्चर नंबर 3 तक हम लोग क्या देख चुके थे, कंसंट्रेशन टर्म्स देख रहे थे। और उसमें मैंने जो लास्ट वीडियो में बताया था वो मैंने परसेंटेज मेथड में W/W परसेंट और W/V परसेंट का इंटर कन्वर्जन समझाया था। ठीक है, तो वहाँ पर मैंने एक रैंडमली ऐसे एग्जांपल ले लिया था। कोई क्वेश्चन ऐसे मीन्स जैसे क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है उस तरीके से मैंने आपको करके नहीं बताया था, बस स्टेप समझाया था। ठीक है, तो उस वीडियो को देखने के बाद आप यहाँ पर आपको बोर्ड पर एक क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा। ठीक है, मैं रीड आउट कर देता हूँ, आपको दिख भी रहा होगा। द स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml इज 10% W/W। एक्सप्रेस द स्ट्रेंथ इन W/V परसेंट। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक चीज़ क्लियर हो रहा होगा कि सॉल्यूशन का जो स्ट्रेंथ है यानी जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, वो किस में रिप्रेजेंट किया हुआ है, W/W फॉर्म में। ठीक है, किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है, W/W फॉर्म में। और किस में पूछ रहा है वो रिप्रेजेंट करने के लिए, W/V परसेंट में। तो लास्ट वीडियो का अगर आपको नॉलेज हो या फिर आपको नॉलेज हो तो मैंने बताया था W/W को W/V में रिप्रेजेंट करने के लिए या फिर W/V को किस में, W/W में रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक फंडामेंटल क्वांटिटी चाहिए होगी जो कि क्या होगा, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, क्या होगा, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने कहा पहले जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ से निकालो स्टेप 1 में। तो स्टेप 1 से आप क्या समझते हो कि 10% W/W मीन्स 10% W/W मीन्स, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, इफ़ यू हैव, मैंने बताया था परसेंट का मतलब कितना होता है, 100 अमाउंट। तो सोल्यूशन का कितना अमाउंट लोगे आप, 100 अमाउंट लोगे, यानी W/W में क्या होता है, ग्राम बाई ग्राम। इफ़ 100 ग्राम सोल्यूशन इज देयर, ठीक है, तो वहाँ पर सोल्यूट का अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सोल्यूट विल बी 10 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, सोल्यूट का अमाउंट मिल गया। अब यहाँ पर आओ, दूसरा स्टेप क्या था आपका, स्टेप 2, आपको डेंसिटी वाला फॉर्मूला लगाना है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन इक्वल्स टू मास ऑफ द सोल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, तो W/V परसेंट में अब यहाँ पर जरा गौर करना। ठीक है, यहाँ से जरा गौर करना, अमाउंट ऑफ द सोल्यूशन कितना है आपके पास, 100 ग्राम। ठीक है, अमाउंट ऑफ सोल्यूशन कितना है आपके पास, 100 ग्राम। ठीक है, 100 ग्राम। ये क्या होता है, मास ऑफ द सोल्यूशन, ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, और ये क्या होता है, डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, और आपको क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन चाहिए। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन कैसे निकालोगे, तो वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन कैसे निकलेगा आपका, मास ऑफ द सोल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, मास ऑफ द सोल्यूशन कितना है आपके पास, 100 अपॉन डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन कितना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.2। किस में आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 100 अपॉन 1.2, किस में आ जाएगा, वॉल्यूम है ml में। ठीक है, किस में आ जाएगा, ml में। फिर स्टेप 3 क्या करोगे, स्टेप 3, ठीक है, स्टेप 3 आपको क्या निकालना है, W/V परसेंट। W/V परसेंट, अमाउंट ऑफ द सोल्यूट क्या होता है ऊपर, अमाउंट ऑफ द सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml, और ऊपर क्या होता है, ग्राम में। और इसमें किससे मल्टीप्लाई करना होता है, इसमें मल्टीप्लाई करना होता है किससे, 100 से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 100 इंटू अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितना है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट हमारे पास कितना है, 10। ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है, 100 अपॉन 1.2, 100 अपॉन 1.2। ठीक है, ये 100 से 100 क्या, ये ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 1.2 इंटू 10, ये कितना आ जाएगा आपका 12%। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, डिजायर्ड आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन, कल के थ्योरी के बेसिस पर आपका एक क्वेश्चन, जिसमें आपको क्या करना था, मैंने बताया था डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन आपको पता होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, एक फॉर्म को जो कि W/W फॉर्म था उसको आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, W/V में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो एक ये एग्जांपल था आपके पास, और भी आप अपने जो भी आपके पास बुक होगी, रेफरेंस बुक जो भी आपके पास हो, NCERT हो, उससे आप ट्राई करना। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो इसके बाद आपका जो कंसंट्रेशन टर्म में आगे ही बढ़ते हैं, कंसंट्रेशन टर्म में। ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हो पॉज करके। अब आगे क्या है आपका, जो दूसरा मैंने आपको बताया था कि और किस तरीके से आप किसी भी सोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर सकते हो क्वांटिटेटिवली या फिर एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन टर्म जो आप पढ़ रहे थे, तो उसमें दूसरा था आपका स्ट्रेंथ। ठीक है, दूसरा था आपका स्ट्रेंथ। ठीक,
तो स्ट्रेंथ क्या होता है आपका, तो जो दूसरा कंसंट्रेशन टर्म था वो था आपका स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ कैपिटल एस से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, ठीक है। तो स्ट्रेंथ क्या होता है, ये भी क्या रिप्रेजेंट करता है आपका, ठीक है, ये भी क्या रिप्रेजेंट करता है, क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन शो करता है, क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ किसका, सोल्यूशन का, ठीक है। इसमें होता क्या है आपका, स्ट्रेंथ जो होता है आपका स्ट्रेंथ, इसमें आपको कैसे निकालोगे ये, तो यहाँ पर आपका होता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ठीक है, किसमें, इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो स्ट्रेंथ का जो यूनिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर। तो यहाँ पर ग्राम पर लीटर में क्या किया जाता है आपका, किसको रिप्रेजेंट किया जाता है, स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसका डिफिनेशन कैसे बना सकते हो, स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट, ठीक है, स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। आप ऐसे बना सकते हो, इट रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि अगर आपको सपोज दैट किसी सोल्यूशन का स्ट्रेंथ बोल रहा है कितना है आपका 1.2 ग्राम पर लीटर, ठीक है, 1.2 ग्राम पर लीटर। इससे आप क्या समझते हो, इससे आप क्या समझते हो कि 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में, ठीक है, इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितना हो जाएगा आपका 1.2 ग्राम, 1.2 ग्राम, समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसका एक और यूनिट हो सकता है, मतलब यहाँ पे स्ट्रेंथ का जो बेसिक डिफिनेशन बनता है वो ग्राम पर लीटर ही होता है, ठीक है। अब आपको क्या होगा, मैंने बताया था कि आप इंटर कन्वर्जन किसी में भी कर सकते हो, तो यहाँ पर आप ग्राम पर ml, ठीक है, ग्राम पर ml कौन सा टर्म है आपका, W/V वाला टर्म है, तो आप इसको किसके साथ रिप्रेजेंट कर सकते हो, इस किसके साथ इंटर कन्वर्ट कर सकते हो, स्ट्रेंथ के साथ, जो कि क्या होता है ग्राम पर लीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेंथ, यानी W/V और स्ट्रेंथ भी क्या हो सकते हैं, आपस में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या होता है ग्राम पर ml और इसका क्या होता है ग्राम पर लीटर। ये तो आपका यूनिटरी मेथड से हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपका स्ट्रेंथ क्या होता है, ये भी आपका क्या है, क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोल्यूशन है, जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। क्लियर हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपके कंसंट्रेशन टर्म पे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि आप वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो को पॉज कर सकते हो, ठीक है। कोई आपका यहाँ पर ऑफलाइन क्लास तो है नहीं कि या लाइव क्लास तो है नहीं कि क्या करना पड़ेगा, आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप उस चीज़ का फ़ायदा उठाओ, क्योंकि वीडियो की लेंथ भी लंबी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप पॉज करके क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो। फिर इसके बाद आपका मैंने बताया था आपको मोलैलिटी, ठीक है, जो तीसरा था आपका वो था मोलैलिटी। सब 12th वाले ही देख रहे हो ना, ठीक है। तो 12th वाले देख रहे हो तो आपने फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ा है, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है। तो जो तीसरा है आपका वो क्या है आपका, मोलैरिटी, ठीक है, मोलैरिटी। अगर मैंने मोलैलिटी बोला होगा कोई बात नहीं, उसको भी आगे पढ़ना है। अभी फिलहाल किस पे पहले आते हैं, मोलैरिटी पे, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल M से, मोलैरिटी, ठीक है, कैपिटल M से। ये क्या रिप्रेजेंट करता है आपका, ठीक है, मैंने क्या बताया, इसके टर्म में आपका देखो क्या आ रहा है, मोल आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है, मोल आ रहा है। मोल क्या होता है आपका, ये यूनिट होती है किसकी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की, ठीक है। अब सब सेकेंड ईयर में हो, इतना तो आपको पता होगा कि मोल क्या रिप्रेजेंट करता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब बात ये आती है, अगर यहाँ पर मोल टर्म्स का क्या हो रहा है आपका, मीन्स मोल टर्म्स अगर आपकी इसके डेफिनेशन में आने वाला है तो मोल आपको पता होना चाहिए। तो मोल आपको जो यहाँ पर सिर्फ जितना पता होना चाहिए, ठीक है, वो क्या काम का है आपका, कि नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे निकालोगे, ठीक है। कोई भी अगर सब्सटेंस है तो उसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी सब्सटेंस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी सब्सटेंस निकालने के तरीके बहुत है, लेकिन यहाँ पे जो काम आने वाला है वो सिर्फ आपका ये होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी सब्सटेंस क्या होगा आपका, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन, ध्यान रखिएगा नीचे क्या होता है आपका, मोलर मास, ठीक है, मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस, मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस, मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। छोटा सा फॉर्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ मोल्स को n से रिप्रेजेंट करें अगर,
अमाउंट ऑफ आपका सब्सटेंस क्या हो जाएगा W, जो कि ग्राम में लोगे, और नीचे क्या हो जाएगा आपका मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका होता है किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स निकालने का। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज दैट आपको क्या निकालना है, आपके पास क्या है NaOH। ठीक है, NaOH एक आपका क्या है सब्सटेंस है। ठीक है, ये कितना है आपके पास, ये है आपके पास सपोज दैट कितना है 20 ग्राम है। कितना है 20 ग्राम है। NaOH का आपके पास कितना है 20 ग्राम। तो इस 20 ग्राम में NaOH के कितने मोल्स होंगे, कैसे निकालोगे, पहले आप इसका क्या कैलकुलेट कर लो, मोलर मास। तो मोलर मास कैसे निकलता है, ठीक है, मोलर मास की यूनिट क्या होती है, ग्राम पर मोल में आपका आता है। तो यहाँ पर कैसे निकालोगे, सोडियम का कितना होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और हाइड्रोजन का कितना होता है 1। तो ये कितना आ जाएगा आपका 40 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे 20/40, जो कि कितना आएगा 1/2 या फिर 0.5 मोल। ठीक है, कितना आएगा 0.5 मोल। तो इसी तरीके से एक और एग्जांपल आप ले सकते हो यहाँ पर। ठीक है, अगर आपके पास क्या है CaCO3 कितना है आपके पास, सपोज दैट CO3 का कितना है आपके पास 25 ग्राम है। ठीक है, तो इसके 25 ग्राम में ये कितने मोल्स होगा, ठीक है, कितने मोल्स होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना है 25 मोलर मास। तो मोलर मास कैसे निकालोगे, कैल्शियम होता है 40, कार्बन होता है 12 और ऑक्सीजन होता है कितना आपका, ऑक्सीजन आपका होता है 16। तो यहाँ पे 3 × 16 कितना हो जाएगा आपका, यह आपका आएगा नीचे 100। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 1/4 या फिर 0.25 मोल। ठीक है, तो आई थिंक मोल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि मोल आप कैसे निकालोगे। ठीक है, अब बात आता है कि ये मोलैरिटी है क्या। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग मोलैरिटी पे आगे बढ़ते हैं। तो मोलैरिटी क्या हो जाएगा आपका, ये भी आपका क्या है क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पर पिछले तक जितने भी पढ़े थे तो उसमें अमाउंट ऑफ जो सोल्यूट था वो किसी भी सोल्यूशन में आप किस में प्रेजेंट कर रहे थे, ग्राम में प्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ से आता है मोल। ठीक, तो आपका मोलैरिटी क्या होता है, ये क्या बताता है आपका, इट रिप्रेजेंट अमाउंट ऑफ या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, अगर आपके पास 1 लीटर सोल्यूशन है तो आपको पता है, अगर आपके पास 1 लीटर क्या है सोल्यूशन है, ठीक है, आपने सोल्यूशन एक बना रखा है, इसमें आपको पता है 2 कंपोनेंट से मिलकर ये बना होगा, एक इसका कंपोनेंट सॉल्यूट होता है, दूसरा क्या होता है सॉल्वेंट होता है। तो इस पर्टिकुलर सोल्यूशन में सोल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, और यहाँ पे स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, सोल्यूशन आप पर लीटर में निकालते हो, यानी 1 लीटर में कितने अमाउंट ऑफ सोल्यूट के मोल्स प्रेजेंट है, वही क्या होती है मोलैरिटी। तो फॉर्मूला बना लेते हैं, क्या हो जाएगा आपका मोलैरिटी M इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन, ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, या फिर सिंपली आप ऐसे लिख सकते हो N/V। अभी मैंने बताया N को आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ पर क्या हो जाएगा N को आप W बाई क्या लिख सकते हो आप मोलर मास। ठीक है, मोलर मास अपॉन नीचे क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, यहाँ पर आपका क्या है लीटर में है। ठीक है, तो गौर कीजिएगा, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा W अपॉन मोलर मास, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा आपका फॉर्मूला हैवी हो रहा है, तो यहाँ से आप कैसे लिख सकते हो W अपॉन, ठीक है, यहाँ पर आप M डैश कर लो, मतलब मोलर मास को किससे रिप्रेजेंट कर दो M डैश से, तो क्या हो जाएगा M डैश इंटू V। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यहाँ पर यूनिट क्या हो जाएगा मोल पर लीटर, तो इसकी यूनिट क्या हो जाती है मोल पर लीटर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला किसका हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी मोल पर लीटर। ठीक है, अब यहाँ पर समझो, आपको मैं यहाँ पर क्या समझाने जा रहा हूँ, एक एग्जाम्पल के थ्रू आप समझो कि सपोज दैट कि अगर आपको बोला जाए, ठीक है, अगर आपको बोला जाए एग्जाम्पल, अगर आपको बोला जाए 1 मोलर, मैंने बताया मोलैरिटी को आप क्या रिप्रेजेंट कर सकते हो कैपिटल M से, तो 1 मोलर, ठीक है, 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ यूरिया आपके पास है। ठीक है,
तो इसका मतलब क्या समझते हो, ये बता क्या रहा है, मीन्स ये बता क्या रहा है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। अगर आपके पास 1 लीटर यूरिया सोल्यूशन है, 1 लीटर यूरिया सोल्यूशन, ठीक है, अगर आपके पास 1 लीटर यूरिया सोल्यूशन है तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना हो जाएगा, 1 मोल। कितना हो जाएगा, 1 मोल। निकाल सकते हो, मोलैरिटी कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 1, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को समझो, 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ यूरिया मीन्स क्या होता है कि 1 लीटर ऑफ यूरिया सोल्यूशन अगर आपके पास है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट उसमें कितना हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा, ठीक है। एक दूसरा एग्जाम्पल 0.25 मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ शुगर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में अमाउंट ऑफ यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना होगा, 0.25 मोल्स। कितना होगा, 0.25 मोल, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो ये था आपका क्या, मोलैरिटी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कुछ आपके इंपॉर्टेंट नोट आप कर सकते हो कि आपको जगह जगह क्वेश्चन में क्या होता है, वो आपका क्वेश्चन में आपका हो सकता है एक पूरा क्वेश्चन की सीरीज़ ही लाऊं, ठीक है, लेकिन बीच बीच में ये आप एग्जाम्पल से अगर समझते रहोगे और अपने आप से ट्राई करते रहोगे तो वो भी क्या होगा, सफिशिएंट होगा। हो सकता है कि मेरे कराने से पहले आपको आ जाए। ऑल्दो यहाँ पर आपका फॉर्मूला आपका क्लियर है, क्या ये होता है वो आपको समझ में आ रहा है, तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आपका होने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जैसे मैंने बताया कि कुछ ऐसे भी टर्म्स आपके होते हैं जो कि आपका क्या होगा, क्वेश्चन में आएगा तो आपको परेशान करेगा, ठीक है। वो टर्म्स मैं बात कर लेता हूँ, कौन कौन से टर्म्स इसमें मोलैरिटी में आपको परेशान करते हैं। तो यहाँ पर आपका कहीं कहीं पर अगर आपको यूज़ किया है देसी मोलर, ठीक है, या फिर आपका क्या रिप्रेजेंट ले रखा है, सेंटी मोलर, ठीक है। तो ये डेसी मोलर सोल्यूशन और सेंटी मोलर सोल्यूशन अगर आप बोल रहा है तो उसकी मोलैरिटी में वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू होती है 1/10 या फिर आप क्या लिख सकते हो 10⁻⁻⁻1 मोलर, ठीक है, ये होता है। सेंटी मोलर अगर आपका क्या है, सोल्यूशन है, तो वो कितना होता है, सेंटी में समझते हो आप 1/100 होता है, डेसी क्या होता है 1/10 होता है। तो यहाँ पर बस क्या लग जाएगा आपका 10⁻⁻2 मोलर। तो यानी आपको डेसी मोलर सोल्यूशन बोल रहा है तो उसकी मोलैरिटी कितनी है, 10⁻⁻1, ठीक है, या फिर आप और लिख सकते हो 0.1 मोलर, ठीक है। और अगर सेंटी मोलर सोल्यूशन बोल रहा है तो 1/100 या फिर 10⁻2 या फिर 0.01 मोलर, ठीक है। उसकी मोलैरिटी कितनी होगी, 0.01, ठीक है। तो ये दो टर्म आपका क्या होता है, मीन्स कहीं कहीं पर क्वेश्चन में आता है, बच्चों को समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो आप इसे भी नोट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका क्या क्या हो गया, परसेंटेज मेथड हो गया, स्ट्रेंथ हो गया, मोलैरिटी हो गई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और जो नेक्स्ट आपका कंसंट्रेशन टर्म है वो क्या है आपका वो क्या है आपका मोलैलिटी, ठीक है। वो क्या है आपका मोलैलिटी। देखो दिखने में एक ही जैसा लग रहा है, नाम एक ही जैसा है, लेकिन आपका क्या हो जाएगा, सारा क्वेश्चन का आंसर क्या कर देगा, तबाह कर देगा, इधर से उधर कर देगा, ठीक है। मोलैलिटी इसको हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसके रिप्रेजेंटेशन में क्या क्या स्टैंडर्ड रखना ध्यान होता है, ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपका ये रिप्रेजेंट क्या करता है। पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर थोड़ा डिटेल में जाऊँगा। तो इट रिप्रेजेंट्स, यहाँ पर भी मोल आया है तो यानी मोल्स आएगा। इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर पहली बार आपका क्या आ रहा है, यही एक ऐसा आपका डिफिनेशन है जिसमें आपका क्या आता है, सॉल्वेंट आता है, ठीक है। 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक। तो सोल्यूशन आपका क्या है, 2 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, एक आपका होता है सॉल्यूट, दूसरा आपका क्या होता है, सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, मोलैलिटी जो टर्म है वो क्या होगा आपका कि अगर आप 1 kg सॉल्वेंट आप ले रहे हो, ठीक है, तो उसमें सोल्यूट्स के कितने नंबर ऑफ मोल्स आपके डिजॉल्व हैं, नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के कितने डिजॉल्व हैं, वो आपका क्या हो जाएगा, मोलैलिटी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल m, यानी मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, अपॉन यहाँ पर आपका क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है, तो मैं इसको कैपिटल W से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, किससे, कैपिटल W, ठीक है। और ये किस में आपका kg में है और ये किस में आपका मोल में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका N/W, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इसका जो यूनिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मोल पर kg,
तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी मोलैलिटी की, मोल पर केजी। ठीक है, अब आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स को आप कैसे लिख सकते हो, स्मॉल डब्ल्यू जो कि क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्मॉल डब्ल्यू रिप्रेजेंट करेगा अमाउंट ऑफ द सल्यूट अपॉन, ठीक है, एन, डब्ल्यू अपॉन क्या लिख सकते हो, एम डैश पीछे से ले रहे हैं इनटू कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, और ये किस में है आपका केजी में, ऊपर किस में होगा आपका ग्राम में होगा। ये सॉल्यूट है और ये क्या है आपका सॉल्वेंट है। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एम डैश इंटू कैपिटल डब्ल्यू। स्मॉल डब्ल्यू क्या है अमाउंट ऑफ द सल्यूट, एम डैश क्या है मोलर मास ऑफ द सल्यूट, कैपिटल डब्ल्यू क्या है आपका, कैपिटल डब्ल्यू क्या है अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या बन के आता है, मोलैलिटी क्या होती है, इट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब यहाँ पर आपका क्या हो गया, सेम वही टर्म आएगा। ठीक है, वही टर्म जो मैंने बताया था पीछे, जो आपको क्या करता है डिस्टर्ब करता है कि आपका क्या हो गया सेंटीमोलर, ठीक है, या फिर आपका क्या हो गया डेसीमोलर। उसी तरीके से यहाँ पर आपका क्या यूज़ किया जा सकता है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आपका यूज़ किया जा सकता है डेसीमोलर। ठीक है, डेसीमोलर, तो डेसीमोलर आप क्या लिख सकते हो 10⁻⁻1 स्मॉल m। ठीक है, और अगर आपका सेंटीमोलर है, सेंटीमोलर, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 10⁻⁻2 स्मॉल m। ठीक है, स्मॉल m क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपकी मोलैलिटी। ठीक है, क्या रिप्रेजेंट कर रही है मोलैलिटी, मोलैलिटी। ठीक है, इसके बाद आपका क्या आता है कंपैरिजन पढ़ा जाता है मोलैलिटी और मोलैलिटी में। ठीक है, तो कंपैरिजन मोलैलिटी और मोलैलिटी में आपका क्या होगा, दोनों के क्या कर दो, दोनों के इन्फॉर्मेशन को कंबाइन कर दो। ठीक है, दोनों के इन्फॉर्मेशन को कंबाइन कर दो, आपका कंपैरिजन हो जाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देखो आपका क्या है मोलैलिटी, ठीक है, और इधर क्या है आपका मोलैलिटी, मोलैलिटी। ठीक, इसका रिप्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं। ऑलरेडी कोई डिफरेंस वाली बात नहीं हुई, तो इसको आप कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हो, इसको आप स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है n/v। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक, या फिर क्या होता है आपका स्मॉल w अपॉन m डैश इंटू वी। ध्यान रखिएगा यहाँ पर किस में है, लीटर में है। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये होता है। फिर इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका n अपॉन कैपिटल W, जो कि किसका होता है अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो स्मॉल w अपॉन क्या हो जाएगा आपका m डैश इंटू कैपिटल W। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट आपका होता है मोल, मोल पर लीटर। इसका क्या होता है आपका मोल पर kg। ठीक है, क्या होता है मोल पर kg। अब आ जाइए यहाँ पर, ये जो फॉर्मूला है ना, ये बेसिकली किस तरह से यूज़ होता है, जनरली आप अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, ये कोई डिफरेंस नहीं है। मैं यहाँ पर इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, जो कि आपका बहुत सारे किताब उसी तरह फॉर्म में लिखा होता है। तो अमाउंट ऑफ सोल्यूशन आप जनरली क्या लेते हो ml में लेते हो, किस में लेते हो ml में लेते हो। ठीक है, 1 लीटर सोल्यूशन के साथ आप डील करते नहीं हो, मतलब 250 ml ले लिया, 500 ml ले लिया, ऐसे डील करते हो। तो यहाँ पर आप लीटर में ले रहे हो, अगर ml में दिया होगा तो उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो गौर कीजिएगा यहाँ पर कि आपका 1 लीटर जो होता है, ठीक है, 1 लीटर जो होता है वो किसके बराबर होता है 1000 ml के बराबर होता है। ठीक है, 1000 ml के बराबर होता है, तो 1 ml कितने लीटर के बराबर हो जाएगा 1/1000 लीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी बेसिक से चीज़ को यूज़ करके ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, ये जो फॉर्मूला है, तो अगर ये ml में होगा तो ml में है, अगर लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 1000 से डिवाइड करोगे यहाँ पर, तो वो 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा ये फॉर्मूला m = w अपॉन, तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो इफ़ वॉल्यूम किस में हो ml में हो, किस में हो ml में हो, तो क्या हो जाएगा मोलैरिटी इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ द सल्यूट, ये हो गया मोलर मास हो गया, ये किस में आपका ml में है, तो इसको 1000 से क्या करोगे डिवाइड करोगे, किस में कन्वर्ट करने के लिए लीटर में। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका w इंटू 1000 अपॉन m डैश इंटू वी। यहाँ पर v किस में आप लोगे ml में वैल्यू रखोगे। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है आपका, ये मैक्सिमम यूज़ किया जाता है। सेम यही आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, मोलैलिटी में भी अगर ये kg में ना हो के किस में दिया हो, ग्राम में दिया हो, kg में ना देखे किस में दिया हो, ग्राम में दिया हो, तो आपको पता है 1 kg = 1000 ग्राम। तो सेम फॉर्मूला आप यहाँ पे भी लगा सकते हो। तो क्या हो जाएगा w इंटू 1000 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा m डैश, ये क्या हो जाएगा आपका, गौर कीजिएगा, और ये किस में होना चाहिए आपका ग्राम में। ठीक है, तो अगर डायरेक्ट kg में दे रखा है ये लगा सकते हो।
ठीक है। अगर आपका ग्राम में अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट दे रखा है तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। अगर अमाउंट ऑफ द सोल्यूशन लीटर में दिया हुआ है तब आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, और अमाउंट ऑफ द सोल्यूशन ml में दिया है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे, आपका तुरंत आंसर आएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम जो यूज़ किया जाता है यही फॉर्मूला यूज़ किया जाता है, क्योंकि आपको किस में देता है, जो अमाउंट ऑफ द सोल्यूशन है या फिर वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन है वो किस में देता है, आपका ml में देता है। ठीक है, एक और आपका जो यहाँ पर इन दोनों में क्या है डिफरेंस है वो क्या होता है आपका, कि सपोज दैट आपने जो सोल्यूशन प्रिपेयर किया वो कितने पर है, 25 डिग्री सेल्सियस पर है। ठीक है, और टेम्परेचर आपका क्या हो गया, उस सोल्यूशन को आप किसी ऐसे एटमॉस्फेयर में ले गए या फिर हीट कर दिया आपने, तो मान लो 30 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो टेम्परेचर तो वेरी कर गया। तो यहाँ पर क्या होता है, मोलैरिटी जो होता है, ठीक है, वो टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, यानी ये क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। और जो मोलैरिटी होता है, ठीक है, ये क्या होता है आपका, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ठीक है, याद रखिएगा। मोलैरिटी इज़ टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड मोलैरिटी इज़ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो ये था आपका कंपैरिजन वाला फॉर्मूला, आपको ये एक याद रखना है और आपको एक ये याद रखना है। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, यहाँ पर कंसंट्रेशन टर्म से सोच रहा हूँ एक बार मैं आपका डील कर लूँ। ठीक है, तो ये आपका क्या क्या हो गया, परसेंटेज मेथड, स्ट्रेंथ, मोलैरिटी। ठीक है, इसके बाद एक और आपका इम्पॉर्टेंट आता है, वो आपका होता है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मैंने देखो आपको कितना लिखाया था, शायद 10 लिखाया था। सब आपके मीन्स आसान है, कोई ऐसी बात नहीं है कि मीन्स आपका कोई उसमें ऐसा हो कि जो आपको क्या करे, मीन्स परेशान करे। बस आपको क्या करना है, 1-2 बार रिवाइज करना है, जिससे आपको क्या हो जाएगा, सारा फिर से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। आगे आपका जो नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है आपका, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, इसको आप स्मॉल x से रिप्रेजेंट कर सकते हो, मोल फ्रैक्शन को। ठीक है, स्मॉल x से। तो यहाँ पर आपका होता है क्या, फ्रैक्शन मीन्स क्या होता है आपका, पार्ट। ठीक है, और मोल मीन्स क्या है, मीन्स मोल्स के पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप किसी सल्यूशन को, ध्यान समझिएगा, अगर एक सल्यूशन है तो इसमें आपने कोई A सॉल्यूट मिलाया होगा, ठीक है, और इसमें आपने कोई B क्या मिलाया होगा, सॉल्वेंट मिलाया होगा। ठीक है, अब ये दोनों मिलकर तो एक हो गए, यानी सॉल्यूशन को अगर आप 1 कंसीडर करो, यूनिट। ठीक है, तो इसमें कितना यूनिट, यानी अगर सोल्यूशन पूरा आप 1 मोल रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसमें कितना फ्रैक्शन सोल्यूट का है और कितना मोल फ्रैक्शन आपका सॉल्वेंट का है। ठीक है, समझ में आ रहा है, मतलब अगर आप इन दोनों को ऐड कर रहे हो तो अगर ये 1 यूनिट आप बोल रहे हो, ठीक है, तो उसमें कितना फ्रैक्शन इसका है आपका और कितना फ्रैक्शन इसका है, अगर आप उसी को मोल में रिप्रेजेंट करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, एक एग्जाम्पल समझो अगर आप, तो यहाँ पर क्या है आपका, एक बास्केट है। ठीक है, एक बास्केट है, तो यहाँ पर बास्केट को क्या समझो, 1 यूनिट, पूरा 1 यूनिट। अब इस बास्केट में आप क्या कर रहे हो, 4 रेड बॉल रख रहे हो और 6 ब्लू बॉल रख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर बास्केट पूरा 1 यूनिट है और ये यूनिट को क्या बोल दो, यानी आपका ये बॉल ही रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों मिलके क्या एटलीस्ट आपके बॉल ही है, लेकिन 4 रेड है और 6 ब्लू है। तो यहाँ पर आपके जो बॉल के नंबर्स हो गए वो कितने हो गए, टोटल आपके 10 बॉल्स हो गए। ठीक है, तो इस 10 बॉल्स में इसका कितना फ्रैक्शन है आपका, कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ रेड बॉल्स अपॉन टोटल बॉल्स। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 0.4, और ब्लू बॉल्स के कितने फ्रैक्शन है, तो 6/10। समझ में आया ये। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन भी इसी तरीके से है आपका, बहुत ईजी है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, मोल फ्रैक्शन को समझने के लिए यहाँ पर क्या कर सकते हो, तो सोल्यूशन के 2 कंपोनेंट हैं, कौन से आपके, एक है आपका सॉल्यूट और एक है आपका सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, अब गौर कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं सॉल्यूट के लिए जो आपके सफिक्सेस हैं, ठीक है, सफिक्सेस, मैं उसके लिए सफिक्सेस 1 यूज़ करूँ। 1 यूज़ करने का क्या मतलब है कि अगर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मुझे लिखना होगा तो उसके लिए मैं क्या लिखूँगा, W1। ठीक है, अगर आपका मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट लिखना होगा तो उसके लिए क्या लिखूँगा, M1 डैश। ठीक है, और अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखना होगा तो उसके लिए मैं क्या लिखूँगा, N1। समझ में आ रहा है। सॉल्वेंट के लिए मैं यहाँ पर आपका जो सफिक्स है वो क्या यूज़ करने वाला हूँ, आपका 2 यूज़ करने वाला हूँ, यानी अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट अगर मुझे लिखना हुआ तो W2 लिखूँगा। ठीक है, और अगर आपको मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट लिखना हुआ तो मैं M2 डैश लिखूँगा।
ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अगर सॉल्वेंट लिखना हुआ तो मैं क्या लिखूँगा, N2 लिखूँगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर आप गौर करो, ज़रा गौर करो, यहाँ पर जो सोल्यूशन है, ठीक है, सोल्यूशन है, ये किससे आपका आया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, N1 एंड N2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये हो गया सोल्यूट और ये हो गया आपका सॉल्वेंट। तो सोल्यूशन में कितने मोल्स हो गए आपके, N1 प्लस N2। सोल्यूशन में कितने मोल्स हो गए आपके, N1 प्लस N2। तो अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, ठीक है। अभी मैंने बताया कि जब भी सोल्यूट के लिए निकालेंगे तो उसके लिए मैं आपका सफिक्स 1 यूज़ करूँगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा आपका, x2 हो जाएगा। तो x1 क्या हो जाएगा आपका, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, क्या हो जाएगा, N1 प्लस N2, ठीक है। फिर इसी तरीके से आपका क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये क्या हो जाएगा आपका, x2 बराबर N2 अपॉन N1 प्लस N2, यानी मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, मोल फ्रैक्शन, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज़ गौर करना, ये आपका 1 और ये आपका 2। तो किसी सोल्यूशन, ठीक है, किसी सोल्यूशन में जितने कंपोनेंट हैं, यहाँ पर आपके मैंने 2 ही कंपोनेंट माना है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, और ये क्या हो गया उनके मोल फ्रैक्शन, ये क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और ये क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो ज़रा दोनों को ऐड कीजिए, 1 प्लस 2 कीजिए, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में x1 प्लस x2, इधर क्या हो जाएगा, N1 अपॉन N1 प्लस N2, इधर क्या हो जाएगा आपका, N2 अपॉन N1 प्लस N2, और ये क्या हो जाएगा, N1 प्लस N2 अपॉन N1 प्लस N2, कितना आ गया आपका, 1, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है आपका, x1 प्लस x2 बराबर 1। यानी आप क्या यहाँ से समझ सकते हो कि अगर आपके सोल्यूशन में, ठीक है, जितने कंपोनेंट हैं उन सभी के मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है, 1, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इस पर्टिकुलर सोल्यूशन में 2 ही कंपोनेंट लिए थे, तो कंपोनेंट 1 का मोल फ्रैक्शन प्लस कंपोनेंट 2 का मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा, ऑलवेज ये ट्रू होगा, ठीक है। तो अगर किसी एक का मोल फ्रैक्शन पता है, दूसरे का निकालना होगा, ठीक है, तो कैसे निकालोगे आप, अगर x1 पता है तो x2 कैसे निकालोगे आप, 1 माइनस x1 आराम से करके निकाल सकते हो। तो इतना बड़े कैलकुलेशन से आप क्या हो जाओगे, बच जाओगे। क्लियर हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन आपका क्या है कि अगर आप सोल्यूशन को यूनिटी मानो तो उस यूनिटी में कितना फ्रैक्शन आपका सोल्यूट का है, कितना फ्रैक्शन आपका सॉल्वेंट का है, वो आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, मोल फ्रैक्शन। निकालने का तरीका क्या होगा, सोल्यूट को मैंने सारे सफिक्सेस 1 से रिप्रेजेंट किया है, सॉल्वेंट को 2 से रिप्रेजेंट किया है, यानी जब भी मैं अमाउंट ऑफ द सोल्यूट की बात करूँगा तो W1, मोलर मास की बात करूँगा M1 डैश, नंबर ऑफ मोल्स की तो N1 x1, इसी तरह सॉल्वेंट के लिए W2 M2 डैश N2 एंड x2। तो यहाँ पर फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कैसे निकालोगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकलेगा आपका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दोनों को आप ऐड करोगे तो इसका सब हमेशा कितना आएगा, 1। और इनमें से किसी एक का अगर आपने मोल फ्रैक्शन निकाल लिया तो दूसरे को आप क्या कर सकते हो, 1 में से सब्सट्रैक्ट करके निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक आपका कितना हो गया, परसेंटेज मेथड हो गया, स्ट्रेंथ हो गया, मोलैरिटी हो गई, मोलैलिटी हो गई, और आपका मोल फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। तो आप अब यहाँ पर आप क्या देखोगे, एनसीईआरटी में आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं कंसंट्रेशन टर्म्स पे हैं, और बेसिकली इन्हीं पे आगे भी मैं जो बताने वाला हूँ वो भी आपके कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, लेकिन उनकी आपकी क्या है, मतलब वो कब यूज़ करे जाएंगे, वो बहुत ही लेस यूज़ होते हैं। बेसिकली आपका मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन में आपका डील किया जाता है, ठीक है। तो आई थिंक इस कंसंट्रेशन टर्म का मुझे लग रहा है एक और वीडियो डालना पड़ेगा। इसमें आपका मैंने क्या क्या डिस्कस किया, इसमें आपका मैंने डिस्कस किया आपका स्ट्रेंथ, ठीक है, और क्या डिस्कस किया है मैंने इसमें, मोलैलिटी, दोनों में कंपैरिजन बताया आपको, फिर उसके बाद आपको मोल फ्रैक्शन समझाया, ठीक है। और फिर मैंने क्या बताया कि किसी भी आपके अगर आप सोल्यूशन लेते हो उसमें जितने भी कंपोनेंट हैं, यहाँ पर तो मैंने 2 ही कंपोनेंट की बात की थी, सपोज दैट 3 कंपोनेंट होते तो तीनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम कितना आता, हमेशा 1 आता, ठीक है। तो आप इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, आपके पास बुक्स कोई ना कोई होंगी, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, PDF डाउनलोड कर सकते हो। तो आप मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, स्ट्रेंथ और परसेंटेज मेथड पे क्वेश्चन आप लगाने के काबिल आप हो गए हो, ठीक है। थैंक यू।